हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SPR ग्रुप ऑफ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सूर्य प्रताप शाही और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल SPR ग्रुप ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कोशिका में सभी उपस्थित अंगकों के बारे में। अब उसी वीडियो के अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे केंद्रक के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए केंद्रक को पढ़ते हैं। और केंद्रक पढ़ने से पहले आप लोगों ने पिछले वीडियो को यदि नहीं देखा है तो मैंने पिछले दोनों वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचता रहे। धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। केंद्रक यानी न्यूक्लियस। केंद्रक न्यूक्लियस। तो फ्रेंड्स, केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1833 ईस्वी में की थी। रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1833 ईस्वी में की थी। केंद्रक कोशिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। कोशिका की सभी क्रियाएं केंद्रक के द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। केंद्रक को कैरियन भी कहते हैं। केंद्रक को कैरियन भी कहते हैं। कैरियन कैरियन भी कहते हैं। तथा स्पेशली केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहते हैं। कैरियोलॉजी केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कैरियोलॉजी। तो फ्रेंड्स, केंद्रक के अध्ययन को कैरियोलॉजी कहते हैं। केंद्रक आनुवांशिकी और कोशिका के सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि वह जीवों के पैतृक लक्षणों को उनके अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करता है, अर्थात जीवों के आनुवांशिक गुण को उनके पीढ़ी दर पीढ़ी उनके अगले बच्चों में स्थानांतरित करता है। जैसे कि यदि कोई मनुष्य है और उसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज है, ठीक, तो वो अच्छे क्वालिटीज उसके बच्चों में भी जाएंगे, फिर उसके बच्चों से होकर उसके बच्चों में भी जाएंगे। केंद्रक का आकार कोशिकाओं के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। तो फ्रेंड्स, केंद्रक के 4 भाग होते हैं। आइए उन चारों भागों को देखते हैं कि कौन से 4 भाग होते हैं। केंद्रक के 4 भाग होते हैं। केंद्रक के 4 भाग होते हैं। पहला है केंद्रक कला। केंद्रक कला यानी कि इंग्लिश में इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और दूसरा है केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। और तीसरा है केंद्रिका। केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस। और लास्ट है चौथा क्रोमेटिन धागे। क्रोमेटिन
धागे। तो फ्रेंड्स, अब चलिए केंद्रक कला के बारे में पढ़ते हैं कि केंद्रक कला क्या होता है। केंद्रक के जीव द्रव्य को केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म चारों तरफ से एक झिल्ली से घिरा होता है जिसे केंद्रक कला कहते हैं, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब दूसरा है केंद्रक द्रव्य। तो फ्रेंड्स, केंद्रक द्रव्य एक प्रकार का द्रव होता है जिसमें गुणसूत्र और केंद्रिका धसे होते हैं। यह मुख्य रूप से प्रोटीन का बना होता है। केंद्रक द्रव्य जो है मुख्य रूप से प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन का बना होता है। केंद्रक द्रव्य में गहरा रंग लेने वाले पदार्थ जो कि धागे के समान रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्रोमेटिन धागे कहते हैं। क्रोमेटिन धागे कहते हैं। ये क्रोमेटिन धागे क्रोमेटिन नामक पदार्थ से बने होते हैं। अब अगला है केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस। तो फ्रेंड्स, केंद्रक द्रव्य में गोल एवं छोटा सा एक गहरा भाग होता है जिसे केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका की खोज सर्वप्रथम फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने की थी। फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने 1781 ईस्वी में की थी तथा बोमेन नामक वैज्ञानिक ने इसे न्यूक्लियोलस नाम दिया। बोमेन नामक वैज्ञानिक ने इसे न्यूक्लियोलस का नाम दिया। केंद्रिका गोल, अंडाकार व अम्लरागी होता है। अंडाकार व अम्लरागी होता है। अम्लरागी। केंद्रिका किसी भी झिल्ली से घिरी नहीं होती है। यह केंद्रक द्रव्य और क्रोमेटिन धागे के सीधे संपर्क में होता है। अब आता है क्रोमेटिन धागे। तो चलिए क्रोमेटिन धागे के बारे में पढ़ते हैं। क्रोमेटिन धागे क्या है? क्रोमेटिन धागे एक दूसरे से मिलकर एक जालिका का रूप ले लेते हैं, परंतु यह वास्तव में जालिका नहीं होता है, क्योंकि क्रोमेटिन धागों का एक सिरा खुला होता है। यह कोशिका विभाजन के समय यानी कि सेल डिवीजन के समय एक दूसरे से अलग होकर सिकुड़कर छोटे व मोटे हो जाते हैं और गुणसूत्र का निर्माण कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा केंद्रक। अब हम पढ़ेंगे केंद्रक का डायग्राम कैसा होता है। तो आइए केंद्रक का डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले केंद्रक ऐसे गोल आकार का संरचना होता है और बीच बीच में ऐसे जगह छुटा होता है। इस प्रकार गोल की संरचना होती है। और इसमें क्रोमेटिन जालिका इस प्रकार फैली होती है। एक द्रव भरा होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और जब गाढ़ा सा घना गोल आकृति का पाया जाता है छोटा सा, जिसे केंद्रिका कहते हैं। ये न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन क्रोमेटिन, क्रोमेटिन और ये न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस और ये न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी केंद्रक द्रव्य। तो फ्रेंड्स, ये रहा केंद्रक का संरचना, केंद्र की संरचना, केंद्र की संरचना।
अब हम पढ़ेंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका क्या होते हैं और उनमें अंतर क्या होता है। जंतु कोशिका यानी कि एनिमल सेल, जंतु कोशिका। एनिमल सेल जंतु में पाई जाने वाली सभी कोशिकाएं जंतु कोशिकाएं कहलाती हैं। जैसे कि मनुष्य की कोशिका, गाय भैंस आदि सबकी कोशिका, जंतु कोशिका कहलाती है। और दूसरा है पादप कोशिका यानी प्लांट सेल। तो फ्रेंड्स, पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों में पाए जाने वाली सभी कोशिकाएं पादप कोशिकाएं कहलाती हैं। जैसे कि पेड़ की कोशिका आदि सब, पेड़ छोटे छोटे पौधे आदि सब की कोशिकाएं पादप कोशिकाएं कहलाती हैं। अब आता है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है, यानी डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। तो चलिए इन दोनों के अंतर के बारे में पढ़ते हैं कि प्लांट और एनिमल सेल में क्या अंतर है। आइए पढ़ते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। तो एक तरफ हम लिखेंगे पादप कोशिका और दूसरी तरफ लिखेंगे जंतु कोशिका। तो इसमें पहला डिफरेंसेस है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल पाया जाता है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, अर्थात सेल वॉल नहीं पाई जाती है। और सेकेंड है कि पादप कोशिका में रिक्तिका उपस्थित होती है। पादप कोशिका में एक बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं और जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित मुख्य रूप से होता है और कभी कभी छोटी छोटी रिक्तिकाएं भी उपस्थित होती हैं जंतु कोशिका में। और तीसरा आता है कि पादप कोशिका में लवक उपस्थित होता है और जंतु कोशिका में लवक यानी प्लास्टिक अनुपस्थित होता है। और चौथा अंतर है कि पादप कोशिका में तारकाय अनुपस्थित होता है जबकि जंतु कोशिका में तारकाय यानी कि सेंट्रोमियर उपस्थित होता है। और पांचवा है कि पादप कोशिकाएं स्वपोषित होती हैं, अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं कर सकती हैं, जबकि जंतु कोशिका परपोषी होती हैं और यह प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, इसी वीडियो के अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।